हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। आपने टेंस जरूर पढ़ा होगा। टेंस मैंने अपने वीडियो में भी पढ़ाया है, कुछ थोड़े थोड़े करके पढ़ाए हैं, एक साथ भी पढ़ाए हैं, या कहीं भी कोई भी सोर्स हो वहाँ से आपने टेंस ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन टेंस के साथ एक रोचक चीज़ जुड़ी है, एक रोचक नियम जुड़ा है जो आपने नहीं जाना होगा। उसकी इंग्लिश टू इंग्लिश भले ही आपको पता हो, लेकिन उसको हिंदी में कैसे बनाते हैं ये आपको नहीं पता होगा। तो ये भी इंग्लिश का महत्वपूर्ण अंग है, ट्रांसलेशन का महत्वपूर्ण अंग है। इससे पैसेज बनेगा, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें जान लेना आपको अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है टेंस, मैंने यहाँ पे लिखा है टेंस। अब टेंस इतने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये चार हो गए प्रेजेंट के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस में देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर में आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आशा है या मैं पूरी तरह यकीन करता हूँ कि आप टेंस पढ़े होंगे ज़रूर। लेकिन टेंस का हिंदी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। अब बिना पैसिव वॉइस के हम इंग्लिश स्पीकिंग सही से करने में कामयाब नहीं होंगे, और ना ही कोई पैसेज बनाने में, जैसे इंटर और हाई स्कूल में पैसेज आता है 10-5 नंबर के जो भी आते हैं, मार्क्स के आते हैं, वो बनाने में आप अनेबल हो जाएंगे अगर ये चीज़ आ गई तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा है टेंस, टेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है, टेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस का बनता है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट में इन तीनों का पैसिव वॉइस बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट में ये पास्ट इंडेफिनिट का बनता है पास्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनता है, ठीक है। और फ्यूचर में केवल फ्यूचर इंडेफिनिट का पहले तो बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है। तो अब आप इसको गिनिए टोटल कितने हुए। टोटल हो गए 3 3 6 2 8। 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। बाकी जो टेंसेज हैं उनका एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता नहीं है। अब थोड़ा मोटी मिसाल ले लीजिए, एक्टिव और पैसिव है क्या। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा तो उसमें ऐसे सेंटेंस आते थे, वह कपड़े धोती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। तो इसमें जो टेंस बनाते हैं, जो भी टेंस बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट जरूर मिलता है। वह कपड़े धोती है तो कौन धोती है, वह, सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके लिए सब्जेक्ट जब मिल गया तो वह लिखेंगे सी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सबको पता ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो धोती है, धोना की अंग्रेजी वाश होता है, उसमें जुड़ जाएगा ईएस यानी वाशेज। सी वाशेज जो धोती है, क्या धोती है, कपड़े यानी द क्लॉथ्स। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होते हैं उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर आपको कौन या किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल गया है तो एक्टिव वॉइस में होगा, कपड़े धोती है, सी वॉशेज द क्लोथ्स, इस तरह आपने पढ़ा होगा। या पास्ट इंडेफिनिट में जैसे मैंने उसे अकेले छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर आप पाएंगे मैंने उसे अकेले छोड़ दिया, किसने उसको अकेले छोड़ा है, मैंने। अब यहाँ पर ये जो मैंने शब्द है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस है। आई छोड़ना ये लीव, उसका सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। आई लेफ्ट, किसको छोड़ दिया, उसे यानी हिम। अब हम लिखेंगे अलोन यानी अकेले। तो ये चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, इसको मैं विदाउट रीज़न पढ़ा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि एक्टिव और पैसिव क्या है। एक्टिव में एक्चुअली सब्जेक्ट होता है,
लेकिन पैसिव वॉइस में आप ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस जैसे आ गया खाना, बन गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप ध्यान से देखिए, खाना बन गया। उसे विद्यालय में डांटा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि काम को करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। खाना बन गया ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन खाना बन गया यानी बनाना काम हो रहा है, तो कौन बना रहा है? कोई बनाने वाला है? कोई नहीं है। तो ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में, पैसिव वॉइस में हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो खाना बन गया, क्या बन गया? खाना। क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, लिख देंगे फूड। अब इसके साथ सहायक क्रिया वाज लिखेंगे। अब बन गया, चाहो तो रेडी लिख सकते हो, चाहो तो बन गया क्रिया के साथ इसका कुक का थर्ड फॉर्म कुक हो जाएगा, या फूड वाज रेडी भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए उसे विद्यालय में डांटा जाता है। अब इसमें क्रिया हो रही है डांटना, तो कौन डांटता है? कोई डांटने वाला है नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। मतलब जब सब्जेक्ट ना हो, काम हो रहा हो, उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा हो और सब्जेक्ट ना हो, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो किसे या किसको का प्रश्न करके पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसे विद्यालय में डांटा जाता है, किसको डांटा जाता है? उसे। अब ये भले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका नियम अलग है। पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, ही इज, डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड। फिर ये लिखेंगे विद्यालय में, यानी इन द स्कूल। तो भैया मैं इस वीडियो में आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि आपने टेंसेज पढ़े हैं, जिस सब टेंसेज में सब्जेक्ट आया है, लेकिन सब्जेक्ट आया है तो वो एक्टिव वॉइस में है। अगर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर वो पैसिव वॉइस में है। तो आज मैं पूरे टेंस का, 8 टेंस का पैसिव वॉइस आपको पढ़ाकर क्लियर करने वाला हूँ, और उसके बाद आप मॉडल ऑक्सिलरीज तैयार कर लीजिए, उसकी भी पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनको मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलते हैं पैसिव वॉइस। देखिए गाइस, टेंस तो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। टेंस बहुत ही छोटी चीज़ है, सबको आती होगी। लेकिन टेंस से जुड़ा एक और पहलू है जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने इंग्लिश में एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए देखा होगा, लेकिन हिंदी का भी पैसिव वॉइस होता है, और वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना टेंस। तो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, या इंग्लिश में कुछ भी करने के लिए दोनों जानना जरूरी है। गणित से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो टेंस समझ लीजिए काउंटिंग है, और ये जो पैसिव वॉइस है ये समझ लीजिए आपका टेबल है। अब ये दो चीज़ नहीं आई तो कोई सवाल नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो टेंस आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन पैसिव आप नहीं जानते हो। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, एक्टिव वॉइस में सदा सब्जेक्ट को प्राथमिकता दिया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो वो तुमने टेंस में बनाया, क्योंकि टेंस में सब में सब्जेक्ट था। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होता है, तभी हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में सदैव ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। पैसिव वॉइस में एक्चुअली सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे वाक्यों में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेंस लिखे हैं गाइस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इधर मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दोनों की पहचान आपको याद है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता था। इसमें बड़ा बड़ी आय की मात्रा के साथ बड़ा बड़ी आय की मात्रा आती थी। लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, खेला था, इस तरह से आया था, या आया, गया, जाता था, खेलता था। तो ये पहचान थी। लेकिन ये सारे पैसिव वॉइस में दिए गए हैं, क्योंकि इसमें आपको वर्ब की, क्रिया की, जो काम होने का जो शब्द बोध कराता है, उसको करने वाला कोई नहीं है। से देखिए, इस दुकान में घड़ियों की मरम्मत होती है। अब इसमें आपको वर्ब क्या मिला? मरम्मत होना, ठीक है। तो इस दुकान में घड़ियों की मरम्मत होती है। कौन मरम्मत करता है? कोई है काम को करने वाला? कोई लिखा गया है, किसी का उल्लेख है? नहीं है। यानी इस दुकान में घड़ियों की मरम्मत होती है, कौन करता है? पता नहीं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। मरम्मत होती है किस चीज़ की? क्या और किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। क्या मरम्मत होती है? घड़ियों की। अगर आपने ऑब्जेक्ट सही से नहीं ढूंढा तो फिर ये नहीं बन पाएगा। द वॉचेज यानी घड़ियों की,
इसके साथ आर लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का नियम है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द वॉचेज आर, अब मरम्मत होना की अंग्रेजी होता है रिपेयर, तो यहाँ पे हम उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिपेयर्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। द वॉचेज आर रिपेयर्ड, मरम्मत होती है कहाँ, इस दुकान में, तो इसको हम पीछे लिखेंगे इन दिस शॉप। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब अगर इसी में सब्जेक्ट होता तो फिर वो एक्टिव वॉइस बनता, और एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेंस आप पढ़े हो बस वही एक्टिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं। आप देखिए हमारे बाजार में सब्जियाँ सस्ती नहीं बिकती हैं, यहाँ पर क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है बिकने का यानी बेचने का। तो हमारे बाजार में सब्जियाँ सस्ती नहीं बेची जाती हैं। कौन बेच रहा है, कोई बेचने वाला है यहाँ पे, मतलब कोई तो बेच ही रहा होगा, लेकिन जो बेच रहा है उसका उल्लेख नहीं किया गया है, उसको दिया नहीं गया है सेंटेंस में, तो बस यही पैसिव वॉइस कहलाता है। तो हमारे बाजार में सब्जियां सस्ती नहीं बिकती हैं। क्या सस्ती नहीं बिकती हैं, सब्जियां। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स प्लूरल है, इसके साथ आर लग जाएगा। अगर निगेटिव है तो आरंट लिख दीजिए या आर नॉट लिख दीजिए, साइड में आरंट भी लिख सकते हैं। अब इसमें बिकना की अंग्रेजी, बेचना की अंग्रेजी सेल होता है, उसका थर्ड फॉर्म आपको सोल्ड कर देना है। वेजिटेबल्स आर नॉट सोल्ड। अब सस्ती की अंग्रेजी यानी चीप, चीपली हो जाएगा। अब ये लिखा जाएगा हमारे बाजार में यानी इन अवर मार्केट। इन आवर मतलब हमारे, और बाजार की अंग्रेजी हमने लिख दिया यहाँ पे मार्केट। तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का नामो निशान नहीं होता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है इज एम आर प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। क्या है मैं ये अभी आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। क्रिया से किसको का प्रश्न करके जो पहला ऑब्जेक्ट सजीव के रूप में मिलता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वही आगे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या का प्रश्न करके जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो हमेशा प्रायः निर्जीव चीज़ हो सकता है या कभी कभी सजीव भी हो सकता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वही है कि दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो एक मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस हो, क्या शब्द आगे आ गया तो सहायक क्रिया को बाहर कर देंगे। क्या बच्चों के द्वारा निबंध याद किया जाता है? कौन याद करता है पता नहीं, लेकिन इसमें एक सेंटेंस देख लीजिए बच्चों के द्वारा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपको सब्जेक्ट मिल जाए। क्या बच्चों के द्वारा निबंध याद किया जाता है? निबंध कौन याद करता है, मतलब याद करने का काम कौन करता है? तो बच्चे करते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें के द्वारा शब्द जुड़ा है। के द्वारा जिसमें जुड़ा होता है वो पैसिव वॉइस होता है। क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट में इसमें बाय लगा है तो ये प्रीपोजिशन बन जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी आप पैसिव वॉइस बनाइए। याद किया जाता है, क्या याद किया जाता है? निबंध। इसके साथ इज आगे हो जाएगा क्योंकि निबंध एक वचन है। इज ऐसे। अब उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले हम लिख देंगे लर्न्ड। इज ऐसे लर्न्ड याद किया जाता है किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा, तो ये लास्ट में चला जाएगा बाय द चिल्ड्रन। बस आपको सहायक क्रिया आगे करनी है अगर क्या शब्द आगे आ गया तो। फिर इसमें देखते हैं स्याही कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम कैसे की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे हाउ। अब इसको पता करिए कि एक्टिव है कि पैसिव है। स्याही कैसे बनता है, कौन बनाता है? इसमें कुछ लिखा है? स्याही कैसे बनता है तो कौन बनाता है? कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे। क्या बनता है, क्या का प्रश्न करके आप जो ढूंढ लेंगे, उत्तर मिला स्याही। तो इसके साथ पहले इज लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हाउ इज। अब स्याही की अंग्रेजी हम लिख देंगे इंक। हाउ इज इंक बनता है यानी बनाना की अंग्रेजी मेक, उसका थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या मुझे विद्यालय में दंडित नहीं किया जाता है? सॉरी, यहाँ पर 2 बार मैंने नहीं लिख दिया है। क्या मुझे विद्यालय में दंडित नहीं किया जाता है? तो कौन दंडित करता है पता नहीं, पैसिव वॉइस है। किसको दंडित किया जाता है? मुझे। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे शब्द आएगा तो आपको आई लिखना है। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए ही सी इट आई यू वी दे ही लिखा जाएगा, मी नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ आई होना चाहिए। अब क्या शब्द आगे आ गया है तो उसके साथ एम को बाहर कर लीजिए, एम आई। अब इसके साथ नॉट भी है तो नॉट यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। एम आई नॉट
दंडित किया जाता है, दंडित करना की अंग्रेजी पनिश होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड। एम आई नॉट पनिश्ड, क्या मुझे दंडित नहीं किया जाता है। अब ये लिखेंगे विद्यालय में, यानी इन द स्कूल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस आप जानते हो, उसकी तैयारी कर लो और साथ में पैसिव वॉइस ध्यान रखो, दोनों चीज़ें आना चाहिए, तब आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, एकदम क्लियर बात है। यहाँ पे आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान थी लिया, दिया, खाया, लाई, पढ़े, यानी बड़ा बढ़िया की मात्रा लास्ट में जुड़ी होती थी। ता था, ती थी, ते थे आते थे, ऐसे सेंटेंस आते थे। तो यहाँ पर देखिए कल मुझे एक अच्छी किताब दी गई, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ा की मात्रा, तो ऐसे बड़ा बढ़िया की मात्रा आएगी। लेकिन कल मुझे एक अच्छी किताब दी गई, तो यहाँ पे क्रिया हो रहा है देना, कौन दे रहा है पता नहीं, कौन दे रहा है पता नहीं, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ। तो किसको दिया गया, मुझे दिया गया, मुझे, तो पहले ये लिखा जाएगा आई। अब इसके साथ वाज वेयर लगता है, वाज वेयर कैसे लगेगा आप जानते हैं, आई वाज। अब पहले क्रिया लिख दो गिवन, आई वाज गिवन, मुझे दिया गया, क्या दिया गया, एक अच्छी किताब। तो देखिए यहाँ पे किसको दिया गया, मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या दिया गया, एक अच्छी किताब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई वाज गिवन, मुझे दिया गया, क्या दिया गया, एक अच्छी किताब, ए गुड बुक। तब हम ये लिखेंगे कल की अंग्रेजी एस्टरडे। तो ये पैसिव वॉइस का तरीका है, लेकिन याद रहे कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती थी, वाज वेयर नहीं लगता था। भैया जी आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अलग अलग ढंग से सही से पढ़ लेना है, एक ही में आए तो पहचानना है और सही से बनाना है। अब मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको टेंस आता होगा, टेंस आया तो पैसिव वॉइस आ जाएगा। युद्ध में राजा को नहीं मारा गया, तो ये किसने मारा पता नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, किसने राजा को मारा पता नहीं। मारा गया यानी मारना क्रिया है, तो किसको मारा गया का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको मारा गया, तो उत्तर मिला राजा को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द किंग। अब इसके साथ सहायक क्रिया वाज लगा देंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट यहीं पे लगा देंगे। वाज नॉट या वाजंट लिख दो, ये चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई हैं। द किंग वाज नॉट, मारना की अंग्रेजी किल होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। द किंग वाज नॉट किल्ड। अब युद्ध में ये लिखेंगे इन द बैटल, इन द बैटल, बैटल का मतलब होता है युद्ध। तो इस प्रकार आपको पैसिव वॉइस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का। क्या कमरों को आज सुंदरता से सजाया गया, किसने सजाया, कोई नहीं है, मतलब सजाना क्रिया हो रही है, लेकिन किसने सजाया, कोई है नहीं यहाँ पे। तो ये पैसिव वॉइस है, आखिर किसी ने सजाया होगा, बट उसका मेंशन नहीं है, उसका उल्लेख नहीं है, तो इसलिए पैसिव वॉइस है। तो क्या कमरों को आज सुंदरता से सजाया गया, किसको का प्रश्न कर लेंगे, किसको सजाया गया, क्या सजाया गया, कमरों को। तो इसके साथ क्या शब्द आगे आ गया है, तो वेयर आगे हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कमरों प्लूरल नंबर है। वेयर द रूम्स, वेयर द रूम्स। अब सजाना पहले क्रिया आप लिख दीजिए, क्योंकि वाज वेयर आगे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वेयर द रूम्स, सजाना की अंग्रेजी डेकोरेट होता है, डेकोरेटेड। अब सुंदरता से हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। तब हम लिख देंगे टुडे यानी आज। तो ये बन गया सेंटेंस आपका, वेयर द रूम्स डेकोरेटेड ब्यूटीफुली टुडे, क्या आज कमरों को सुंदरता से सजाया गया। तुम्हें बेवजह क्यों पीटा गया, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया है जी, तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए व्हाई। अब पीटा गया, किसने पीटा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है, किसको पीटा गया, तुम्हें। तो इसके साथ सहायक क्रिया वेयर का यूज हो जाएगा, व्हाई वेयर, तब सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू। किसने पीटा पता नहीं, ध्यान दीजिए, तुम्हें बेवजह क्यों पीटा गया, किसने पीटा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है, किसको पीटा गया, तुम्हें। तो इसके साथ क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, व्हाई वेयर यू। अब पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीट, उसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन। बेवजह की अंग्रेजी होता है विदाउट रीजन, यानी बिना कारण, विदाउट रीजन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, यानी बिना कारण। बेवजह का मतलब हुआ बिना कारण। सूची में हमारा नाम नहीं लिखा गया, इसमें किसने नाम लिखा सूची में, इसका उल्लेख नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस में है। किसका, कि क्या चीज़ लिखी गई, किसको लिखा गया, हमारा नाम, तो ये ऑब्जेक्ट है, पहले लिखिए आवर नेम। अब इसके साथ आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखना है वाज। आवर नेम वाज,
अब यहाँ पे नॉट लगा है तो वाजंट कर देंगे या वाज नॉट कर देंगे। आवर नेम वाजंट लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, वहाँ पे रिटर्न लिख देंगे। आवर नेम वाजंट रिटर्न, अब सूची में इसको लिख देंगे इन द लिस्ट, इन द लिस्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस मैं बता चुका है, इसका एक्टिव वॉइस घर पे तैयार कर लीजिए। पैसिव वॉइस भी बिल्कुल सही इसी तरह तैयार कर लीजिए। ये इसके हो सकता है बुक में आपको एक्सरसाइज ना मिले तो मैं इसका होमवर्क वीडियो के अंत में आपको दूंगा, उसको बनाइएगा। चलते हैं अगले टेंसेज पर। तो गाइज आते हैं अगले टेंस पे। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है जो यहाँ पे लिखा है, इसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस का लगभग एक ही नियम है। प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर है और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर है। इन दोनों के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से पैसिव वॉइस की रचना हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर पे आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर जैसे विल सर लगाते थे जिस प्रकार एक्टिव वॉइस में उसी प्रकार लगाना है, फिर बस ऐड कर देना है बी को, बी ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट। जैसे समझिए, इस कैदी को आज शाम फांसी दी जाएगी। कौन फांसी देगा पता नहीं, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। इस कैदी को आज शाम फांसी दी जाएगी, कौन देगा ये पता नहीं है, तो पैसिव वॉइस है। तो किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसको फांसी दी जाएगी, इस कैदी को। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे दिस प्रिजनर। अब इसके साथ सहायक क्रिया हम लगाएंगे विल बी। तो दिस प्रिजनर विल बी, फांसी देना की अंग्रेजी हैंग्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड। दिस प्रिजनर विल बी हैंग्ड। अब टुडे इवनिंग, यहाँ पे टुडे लिख देंगे आज, और शाम टुडे इवनिंग लिख दो, या फिर टुडे इन इवनिंग लिख दो तो भी सही है, ठीक है। दिस प्रिजनर विल बी हैंग्ड टुडे इवनिंग, आज शाम। इस बारे में हमें सूचित नहीं किया जाएगा, कौन सूचित करेगा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। किसको सूचित किया जाएगा, हमें। तो ये पहले हम लिखेंगे वी। अब इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है शैल। आपको याद होगा आई और बी के साथ शैल भी लगता था, बाकी सबके साथ विल भी लगता था। तो वी शैल बी। अब इसमें चूंकि ये निगेटिव है तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। निगेटिव में आप या तो सेंट लिख दीजिए या तो वांट लिख दीजिए, या तो नॉट को आप बीच में लगाइए, ठीक है। नॉट को बीच में लगा दीजिए, वी शैल नॉट बी। फिर क्रिया क्या है देख लीजिए, सूचित किया जाएगा। इसमें कभी ये भ्रम में मत पड़ जाना कि इसमें कई क्रियाएं हैं। ऐसे कुछ लोग ये समझ सकते हैं जाएगा जाना, किया यानी करना, सूचित यानी सूचित करना, लेकिन इसमें काम एक ही हो रहा है, सूचित करना। तो एक ही काम हो रहा है, तो लिखेंगे इन्फॉर्म, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन्फॉर्म्ड। तो वी शैल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। इस बारे में एक प्रीपोजिशन है जिसके लिए आता है, उसके पहले लिखा जाता है, इसके आगे आ जाएगा अबाउट। अबाउट मतलब बारे में, दिस मतलब इस, दिस या इट लिख सकते हो आप। तो वी शैल नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। क्या आज कक्षा में तीसरा पाठ पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा नहीं पता, तो ये पैसिव वॉइस है। क्या पढ़ाया जाएगा, किसको पढ़ाया जाएगा, तीसरा पाठ यानी तीसरा लेसन। क्या पढ़ाया जाएगा, तीसरा पाठ। इसके साथ आपको विल को आगे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द आगे आएगा। अब विल आगे हो गया तो लिख दीजिए थर्ड लेसन, विल द थर्ड लेसन। याद रहे केवल विल शैल आगे आएगा, बी नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विल द थर्ड लेसन, अब बी लगा दीजिए बी। और पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है तो उसका थर्ड फॉर्म आपको टाट लिखना है। भाई इसमें पैसिव वॉइस में सभी टेंसेज में जितने भी टेंसेज होंगे 8 टेंस, सब में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगा। तो विल द थर्ड लेसन बी टाट। अब कक्षा में, इन द क्लास टुडे, इन द क्लास, और उसके बाद हम लिख देंगे टुडे। तो ये इंट्रोगेटिव आपका बन गया। इस घर की इस बार सफ़ेदी क्यों नहीं की जाएगी, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और नहीं भी है। अब कौन सफ़ेदी करेगा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस भी है। किसकी सफ़ेदी की जाएगी, इस घर की। अब इस घर के साथ विल नॉट लगेगा, या चाहो तो आप वोंट लिख दो। व्हाई आपने लिखा, अब अगर आप वोंट लिख देते हो इसका शॉर्ट फॉर्म,
तो आपको विल नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो अगर विल नॉट लिखना है तो विल नॉट बी लगाया जाएगा, ठीक है। तो व्हाई वोंट, अब दिस हाउस पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर सहायक क्रिया फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं। व्हाई वोंट दिस हाउस, तब भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और नॉट तो इसमें ऑलरेडी लग ही गया है। व्हाई वोंट दिस हाउस बी, अब सफ़ेदी करना की अंग्रेजी होता है वाइट वॉश, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाइट वॉश्ड। तब बचा क्या, इस वर्ष, तो इस वर्ष की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे दिस ईयर। और इसका जो आप एक्टिव वॉइस बनाते थे वो एक्चुअली बिल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते थे। जब वाक्य में सब्जेक्ट होता था तब आप उसको एक्टिव वॉइस यानी बिल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते थे। और ये दो टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस जब सब्जेक्ट होता था तो आप इज ए मार वाज वेयर का प्रयोग करके वर्ब में केवल आईएनजी जोड़ देते थे, तो वो तो एक्टिव वॉइस का नियम है। यहाँ पे पैसिव वॉइस का नियम वही है कि इज ए मार वाज वेयर लगाइए, लेकिन आपको अपनी तरफ से बीइंग ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों टेंस एक साथ में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। अब नाश्ता तैयार होना कौन कर रहा है पता नहीं, नाश्ता हमारे लिए तैयार हो रहा है तो कौन कर रहा है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। क्या तैयार किया जा रहा है, नाश्ता, तो पहले ये लिखेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, नाश्ता, और इसके साथ सहायक क्रिया इज लग जाएगी। बस आपको इसमें बहुत आसान है, बीइंग लगाना है, एक्टिव में नहीं लगाना है, पैसिव में लगाना है। ब्रेकफास्ट इज बीइंग, तैयार होना की अंग्रेजी प्रिपेयर होता है, उसका थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड कर देंगे, प्रिपेयर्ड। अब हमारे लिए तो के लिए की अंग्रेजी आप सभी जानते हो, फॉर अस, ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट का हो गया। अब यही चीज अगर पास्ट में होती तो वाज वेयर कर देते। इज ए मार वाज वेयर कैसे लगाना है, यू ऑलरेडी नो दिस, तुम इसको पहले से जानते हो। उसे घर पर बुरी तरह पीटा जा रहा था, कौन पीट रहा था पता नहीं, आखिर उसके पिता या माता या कोई पीट रहा था, लेकिन उसका लिखा नहीं है, उसका उल्लेख नहीं है। उसे घर पर बुरी तरह पीटा जा रहा था, कौन पीट रहा था पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। किसको का प्रश्न करके आप जो ढूंढ लेंगे किसको पीटा जा रहा था, उसे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब इसके साथ चूंकि ये पास्ट टेंस है तो वाज लग जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ही वाज। बस आपको क्या करना है, बीइंग ऐड कर देना है, ठीक है। ही वाज बीइंग, पीटना की अंग्रेजी बीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। अब पहले बुरी तरह लिखेंगे बैडली, बुरी तरह की अंग्रेजी बैडली, फिर घर पर की अंग्रेजी होता है एट होम। ये आपका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी ऐसे बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस ऐसे बनेगा, केवल सहायक क्रिया का अंतर है। क्या सारी मेजों को अच्छी तरह साफ किया जा रहा है, कौन साफ कर रहा है पता नहीं, नहीं पता, इसी का मतलब पैसिव वॉइस है। अगर पता होता तो फिर वो एक्टिव वॉइस होता। यही मंत्र जान लीजिए, क्या सारी मेजों को अच्छी तरह साफ किया जा रहा है, कौन साफ कर रहा है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। किसको साफ किया जा रहा है, सारी मेजों को, तो ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ आर आगे हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल आर। अब पहले लिख देंगे सारी मेजों को, ऑल द टेबल्स, आर ऑल द टेबल्स। अब यहां पे बीइंग लगाना है, नोट दिस, बीइंग आपको यहां लगना है। आर ऑल द टेबल्स, बीइंग साफ करना की अंग्रेजी क्लीन होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन। तो साफ किया जा रहा है। अब अच्छी तरह से की अंग्रेजी यानी प्रॉपरली, या वेल भी आप लिख सकते हो, प्रॉपरली यहाँ पे हो गया। ऐसे ही पास्ट अगर होता तो यहाँ पे वाज वेयर हो जाता। क्या हमारे गांव में मेला नहीं लग रहा है, मेला कौन लगा रहा है, बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन कौन लगा रहा है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस में बनेगा, ठीक है, पैसिव वॉइस बनेगा। तो क्या हमारे गांव में मेला नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, मेला, क्या का प्रश्न करके आप जो ढूंढ लेंगे। अब इसमें क्या शब्द आगे आ गया, तो मेला के साथ वाज आगे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। वाज ए फेयर यानी एक मेला। अगर निगेटिव है तो यहीं पे या तो आप वाजंट लिख दीजिए या तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आगे ही वाजंट, वेयरंट, आरंट, इजंट ये सब लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वाज ए फेयर नॉट। अब बीइंग मत भूलो, बीइंग जरूर लगेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। वाज ए फेयर नॉट बीइंग, लगना की अंग्रेजी होल्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्ड। तब लिखेंगे हमारे गांव में यानी इन आवर विलेज। ये सेंटेंस आपका बनकर रेडी हो गया।
तुम्हें शहर क्यों भेजा जा रहा है, कौन शहर भेज रहा है पता नहीं, हो सकता है उसके पिता भेज रहे हो लेकिन वो लिखा नहीं है, पिताजी लिखे नहीं है। तुम्हें शहर क्यों भेजा रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही लिख दो, वाई। अब भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है पता नहीं, इसलिए पैसे वैसे किसको भेजा जा रहा है, तुम्हें, इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा आर, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, वाई आर यू, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बीइंग मत भूलना, इसमें बीइंग मत भूलना क्योंकि पैसे वॉइस में बीइंग जरूर लगता है। वाई आर यू बीइंग, भेजना की अंग्रेजी सेंड, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंड। अब शहर की अंग्रेजी लिख देंगे टू सिटी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये मैंने 2 टेंस पहले और 3 टेंस इस वाले भाग में मैंने क्लियर कर दिया, यानी 5 टेंस हो गया। अब सिर्फ 3 टेंस बचे हुए हैं जिसमें पहला इंपॉर्टेंट है और बाकी के 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलते हैं उस पर भी, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डियर गाइस, अब केवल 3 टेंस बचे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीनों टेंसेज में जो हेल्पिंग वर्ब थी, जैसे पहले टेंस में हैज हैव था, दूसरे में हैड था, तीसरे में विल हैव और शैल हैव था, तो इन सभी के बाद केवल आपको बीन, BEEN, बीन का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये यहाँ तक जो टेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो टेंस है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के 7 टेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको बहुत अच्छा कर लेना है, और ये भी थोड़ा वॉइस बहुत सही कर लेना है, बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने पहचान बताया था, बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा के साथ हाय अच्छा जाता है, यानी खा लिया है, लाई है, बैठे हैं, खेला है, जा चुका है, पढ़ चुका है, इस तरह के सेंटेंस आते थे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आज झंडा 9 बजे फहराया गया है, बड़ा की मात्रा के साथ अक्षर, सब में बड़ा की मात्रा के साथ अक्षर। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इस प्रकार, आज झंडा 9 बजे फहराया गया है, किसने फहराया इसका पता नहीं है, किसने फहराया इसका पता नहीं है, दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आज झंडा 9 बजे फहराया गया है, तो क्या फहराया गया है, झंडा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या का प्रश्न करके पहले हम लिख देंगे झंडा यानी द फ्लैग, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो द फ्लैग, अब इसके साथ हैज लग जाएगा, बस आपको अतिरिक्त रूप से क्या करना है, बीन को ऐड कर देना है। द फ्लैग हैज बीन, फहराना की अंग्रेजी अनफर लिख सकते हो या हॉइस्ट लिख सकते हो, तो उसका थर्ड फॉर्म हॉइस्टेड हो जाएगा। द फ्लैग हैज बीन हॉइस्टेड। अब 9 बजे समय के लिए एट लग जाता है, एट 9 o'clock, 9 o'clock। अब आज की अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे टुडे। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, आज झंडा 9 बजे फहराया गया है, द फ्लैग हैज़ बीन होस्टेड एट 9 o'clock टुडे। फिर ये देखिए कार्यालय में तुम्हें नहीं बुलाया गया है। अब किसने बुलाया है इसका कोई उल्लेख ही नहीं है, देयर इज नो मेंशन, कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे बुलाया गया है किसको, तुम्हें, किसने बुलाया पता नहीं, तो बस यही कारण है, ये पैसिव वॉइस है। किसको बुलाया गया है, तुम्हें, सबसे पहले किसको का प्रश्न या क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे। तो यू के साथ हैव लगेगा, लेकिन नॉट आपको यहीं पे लगाना है, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए हैजंट, सबसे बढ़िया काम। यू हैवंट, सॉरी, यू के साथ हैव लगेगा तो यहाँ पे यू हैवंट हो जाएगा, तो यू हैवंट। अब उसके बाद आपको बीन ऐड करना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। यू हैवंट बीन, बुलाना की अंग्रेजी कॉल, उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉल्ड। तब कार्यालय में लिख देंगे इन द ऑफिस, ठीक है। इस प्रकार आप इन टेंसेज को पैसिव वॉइस में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, ये टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके बाद जो दो सेंटेंस बचे हुए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या उसे विद्यालय से आज निकाल दिया गया है, किसने निकाला पता नहीं, किसी ने निकाला होगा, प्रिंसिपल ने निकाला होगा, टीचर ने निकाला होगा, लेकिन इसका उल्लेख इस सेंटेंस में नहीं है कि किसने उसको निकाला। दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यही कारण है कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। क्या उसे विद्यालय से आज निकाल दिया गया, किसने निकाला, कोई पता नहीं, कोई लिखा ही नहीं है, तो किसको निकाल दिया गया का प्रश्न करके हम ढूंढ लेंगे ऑब्जेक्ट, उसे निकाल दिया गया। अब इसके साथ उसे के साथ सहायक क्रिया हैज आगे कर लेंगे क्योंकि क्या शब्द आगे है, फिर केवल हैज आगे करेंगे, फिर हमने लिखना है ऑब्जेक्ट। हैज ही तब बीन यहाँ पे लगाएंगे, रिमेंबर दिस। हैज ही बीन, निकालना की अंग्रेजी होता है एक्सपेल होता है, ठीक है। तो एक्सपेल का थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे एक्सपेल्ड। तो हैज ही बीन एक्सपेल्ड, कहाँ से निकाल दिया गया है, विद्यालय से, यानी फ्रॉम द स्कूल।
फ्रॉम द स्कूल। तब ये आज की अंग्रेजी यहाँ पे ऐड कर देंगे हम टुडे। तो ये हो गया ही हैज़ ही बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल टुडे, क्या उसे आज विद्यालय से निकाल दिया गया है, ये बन गया। तुम्हें क्रिकेट टीम में क्यों नहीं चुना गया है, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड तो पहले लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दो, सोचो बाद में वाई। अब तुम्हें क्रिकेट टीम में नहीं चुना गया है, चुना किसने पता नहीं, आप कैप्टन ने चुना होगा, कोच ने चुना होगा, किसी ने चुना होगा, लेकिन उसका उल्लेख नहीं है, इसीलिए पैसिव वॉइस में है। तो किसको चुना गया है, तुम्हें, इसके साथ हैव लग जाएगा, वाई हैव। अब निगेटिव भी है तो हैवंट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वाई हैवंट यू। अब इसमें एक्चुअली नॉट लग गया, लगाने की जरूरत नहीं है, वाई हैवंट यू। अब चुनना की अंग्रेजी सेलेक्ट होता है, उसका हो जाएगा सेलेक्टेड, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे पैसिव वॉइस में, वाई हैवंट यू सेलेक्टेड। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई थोड़ा सा, इसमें यहाँ हैवंट यू बीन जरूर लगेगा, बिना बीन के ये नहीं बनेगा। वाई हैवंट यू बीन, तब सेलेक्टेड लिखा जाएगा, सेलेक्टेड। अब क्रिकेट टीम में, तो इन क्रिकेट टीम, ये इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें क्रमशः पहचान थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फ्यूचर में था, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें जो हैड पास्ट टेंस में और विल हैव शैल हैव फ्यूचर टेंस में, उसके बाद आपको बीन लगा देना है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। दीज टू सेंटेंसेज आर नॉट मोर नेसेसरी देन ऑल द 7 सेंटेंसेज। ठीक है, बड़ा फाटक बंद किया जा चुका था, किसने बंद किया पता नहीं, किसको बंद किया जा चुका था, बड़ा फाटक। तो ये चुका था गया तो पास्ट परफेक्ट है, तो यहां पे लिखेंगे द बिग गेट। अब इसके साथ हैड लगना है, बस केवल आपको बीन जोड़ देना है, पैसिव वॉइस तैयार हो गया। द बिग गेट हैड बीन, बंद किया जा चुका है, बंद करना की अंग्रेजी क्लोज होता है, उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे क्लोज्ड। तो द बिग गेट हैड बीन क्लोज्ड बन गया। उसे पहले ही यहां बुलाया गया था, जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ऑलरेडी जो है वो हैड के बाद लगता है। ठीक है, तो हैड के बाद ही लगेगा। उसे पहले ही यहां बुलाया गया था, किसने बुलाया था पता नहीं, किसको बुलाया गया था, उसे ही के साथ हैड लगेगा। तो ऑलरेडी आपको कहाँ लिखना है, आपको लिखना है हैड के बाद, यानी बीन थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ही हैड ऑलरेडी बीन, बुलाना की अंग्रेजी कॉल, उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। कहाँ बुलाया गया था, यहाँ, यहाँ पे हियर लिख देंगे। तो उसे पहले ही यहाँ बुलाया गया था, ही हैड ऑलरेडी बीन कॉल्ड हियर, उसे पहले यहाँ बुला लिया गया था। अब फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो आई और वी के साथ शैल हैव लगता था। बाकी जितने भी एकवचन बहुवचन सब्जेक्ट होते थे उनके साथ विल हैव का प्रयोग करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी जाती थी। तो क्या करना है आपको, केवल बीन ऐड कर देना है, विल हैव या शैल हैव के बाद बीन ऐड करो, पैसिव वॉइस बन जाएगा। हमें सवाल कल समझा दिया जा चुकेगा, किसने समझाया होगा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है, किसको समझाया गया होगा, हमें, बी। अब इसके साथ आपको शैल हैव तो लिखना ही है, बस आपको ऐड करना है बीन, और ये उसको बना देगा पैसिव वॉइस। वी शैल हैव बीन, समझा दिया गया होना, यानी समझाना की अंग्रेजी एक्सप्लेन, और उसका जो थर्ड फॉर्म है वो एक्सप्लेन्ड है। वी शैल हैव बीन एक्सप्लेन्ड, क्या समझा दिया गया होगा, सवाल। तो सवाल यहाँ लिखेंगे द सम। तब हम लिखेंगे कल की अंग्रेजी टुमारो। आप जानते हो फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो होती है। ठीक है भैया। बच्चों को मिठाई 10 बजे तक बांटा जा चुकेगा, किसने बांटा पता नहीं, किसने डिस्ट्रीब्यूट किया पता नहीं, किसको बांटा जा चुकेगा, बच्चों को। ठीक है, या फिर क्या बांटा जा चुकेगा, मिठाई, तो मिठाई भी लिख सकते हो, द स्वीट्स। स्वीट्स, अब इसके साथ विल हैव बीन लगेगा, या स्वीट मीट्स भी लिख सकते हो। द स्वीट्स विल हैव बीन, बांटना की अंग्रेजी होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो यहां पे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। द स्वीट्स विल हैव, लेकिन बीन यहां पे लगेगा, बिना बीन के नहीं बनेगा। द स्वीट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और उसके बाद 10 बजे तक की अंग्रेजी बाई होती है, मैंने पहले बताया था टेंस में, बाई 10 o'clock। तो द स्वीट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई 10 o'clock।
डिस्ट्रीब्यूटेड किसको बांटा जा चुका है? बच्चों को। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम द स्वीट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। अब ये लिखेंगे 10 बजे तक बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock। तो इस तरह से 8 टेंसेज का पैसिव वॉइस बनता है। जिन टेंसेज का पैसिव वॉइस नहीं बनता है उसको एक्टिव वॉइस में याद कर लीजिए। जिन टेंसेज का पैसिव वॉइस बनता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दोनों याद कर लीजिए। और आप तैयार रहिए मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए, जो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट टू, अबाउट टू मैंने पढ़ाया था, उसको एकदम तैयार कर लीजिए। उस सब में सब्जेक्ट होता था, तो उसका मैं पैसिव वॉइस बताऊंगा तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, इसीलिए वो कहा जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना हो सके सोशल साइट्स पर इसको शेयर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।